क्या आपको पता है मून अर्थ के आसपास घूमता रहता है फिर भी कभी गिरता क्यों नहीं? चलो समझते हैं इसे एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लव स्टोरी के थ्रू। बॉयफ्रेंड अर्थ जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड मून को खींचना चाह रहा है, पर गर्लफ्रेंड भी कैसी एटीट्यूड में अपना स्टाइल मेंटेन कर रही है। तो आओ हम देखते हैं कि ये ऑर्बिट का जो मैजिक है और ये गर्लफ्रेंड का जो एटीट्यूड है ये कैसे काम कर रहा है। तो अगर आप ये समझ गए तो आप यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को भी समझ जाएंगे जो न्यूटन चाचा ने बताया। अर्थ को मान लो एक बॉयफ्रेंड जो अपनी गर्लफ्रेंड मून को अट्रैक्ट करता है अपनी ग्रेविटी से। अब सोचो अगर गर्लफ्रेंड सीधा बॉयफ्रेंड की तरफ चले तो वो उसके गले लग जाएगी, मतलब मून अर्थ पर गिर जाएगा। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है, मून के पास अपना स्पीड है, वो हमेशा सीधा चलना चाहता है या फिर चलना चाहती है क्योंकि वो गर्लफ्रेंड है, और बॉयफ्रेंड अर्थ उसे खींचता रहता है। रिजल्ट, गर्लफ्रेंड ना दूर जा रही है ना बॉयफ्रेंड के गले गिर रही है, बस घूमती रहती है उसके आसपास राउंड एंड राउंड एंड राउंड। यही है ऑर्बिट, ग्रेविटी खींचती है और मून का स्पीड उसे घूमने पे मजबूर कर रहा है। तो अगली बार जब आप चांद को देखो याद रखना वो अपने बॉयफ्रेंड अर्थ के आसपास प्यार से घूम रही है, गिरती नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि उसकी एक स्पीड वो अपने एक ऑर्बिट में मेंटेन करना चाह रही है, या फिर आप ये समझ लीजिए वो अपना एक एटीट्यूड मेंटेन करना चाह रही है कि मैं क्यों जाऊँ इसके पास। ठीक है, तो अगर आपको ये बात समझ रही है तो आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन विद इन अ सेक समझ जाएगा, क्योंकि अभी के अभी मैंने आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझा दिया। हेलो एवरीवन, माय नेम इज यश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द सनब्राइट क्लासेस। तो आज का टॉपिक है हमारा न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। All the above consideration, including Kepler's law, lead Newton to formulate his theory of universal gravity. According to this theory, every object in the universe attracts every other object with a definite force. This force is directly proportional to the product of the masses of the two objects and is inversely proportional to the square of the distance between them. तो अब इसमें याद रखने की बात क्या है कि the force is directly proportional to the product of the masses of the two objects and inversely proportional to the square of the distance between them. देखो इसमें इसने क्या बोला कि केपलर के लॉस को पकड़ के न्यूटन ने क्या किया, एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी को बताया। एक यूनिवर्सल, देखो यूनिवर्सल लॉ का मतलब क्या है मालूम है, ये हर जगह एप्लीकेबल होगा, चाहे आप धरती पे रहो चाहे आप मून पे जाओ, कहीं भी जाओ यूनिवर्स में, वो हर जगह एप्लीकेबल होगा। इसी का मतलब है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये बोल क्या रहा है, The force is directly proportional to the product of the masses of two objects and is inversely proportional to the distance between them. तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अगर आपके लिए नया है, आपको नहीं पता, तो वो भी मैं आपको एकदम बेसिक से समझाऊंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। अगर आप ये समझ गए तो आप अपने आप समझ जाएंगे उसको। सपोज करो आपका हैप्पीनेस, यानी कि हम सबका हैप्पीनेस, होल इंडियंस का हैप्पीनेस is equals to इंडियन टीम स्कोर। अब आप सिंपल सा लॉजिक लगाओ, अगर इंडियन टीम का स्कोर बढ़ेगा, मतलब अगर वो मैच में ज़्यादा रन मारेगी, तो क्या हमारा हैप्पीनेस बढ़ेगा? ये आप मानते हो? बस इसी को हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या, इंडियन टीम का स्कोर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हैप्पीनेस ऑफ इंडियंस। बस ये है अपना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो पाकिस्तानी टीम है, सपोज करो इनका स्कोर बढ़ रहा है, जो कि बढ़ता तो है नहीं। अब अगर इनका स्कोर बढ़ रहा है तो हमारा हैप्पीनेस क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, हमारा हैप्पीनेस क्या होगा? डिक्रीज होगा। इसका मतलब क्या, इंक्रीज इन पाकिस्तान स्कोर इज डिक्रीज ऑफ आवर हैप्पीनेस। इसी का मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या ये चीज़ समझ रही है आपको? अगर आपको इतना समझ रहा है तो आपको ये थियोरी समझने में ज़रा सी भी दिक्कत नहीं आएगी। अब एक बार आप पढ़ लो क्या लिखा था, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसे लिख लो, टू मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट के मास के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, उसके डिस्टेंस के, डिस्टेंस बिटवीन देम, उसका जो डिस्टेंस है। अब देखो ना यही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है अल्फा। देखो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। समझा ये चीज़? समझा? एग्जैक्टली। अब आप बोलोगे कि ये कैसे लिख दिया यहाँ पे, तो सिंपल है, अभी हमने कल ही सीखा था क्या, कि अगर हमको कोई चीज़ को इज इक्वल्स टू करना है तो हम क्या कर देंगे, वहाँ पे एक कांस्टेंट लगा देंगे। तो सेम हमने यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए जी कांस्टेंट लगा के m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर कर दिया। अब मैं आपको सब कुछ समझा देता हूँ। देखो ये f यहाँ पे फोर्स की बात चल रही है, ये ग्रेविटेशन यहाँ पे जो फोर्स का कांस्टेंट है वो m1 मतलब ऑब्जेक्ट 1 का मास, m2 मतलब ऑब्जेक्ट 2 का मास, और d2 मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, d का स्क्वायर, उस डिस्टेंस का स्क्वायर। समझा इतना? गुड।
स्टिल मैं आपके लिए एक बार रीड कर देता हूँ। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, m1 m2 दो ऑब्जेक्ट है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन देम। समझा? डन। अब देखो यहाँ पे देखो ये बता रहा है कि m1 है m2 है, देखो ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, तो ये इसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ये इसको कम अट्रैक्ट करेगा, और इनके बीच का डिस्टेंस देखो ना, शोज मासेस m कीप एट अ डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर मैथमेटिकली द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस टू बॉडीज कैन बी रिटन एज, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इज इक्वल्स टू का साइन कैसे आया मैंने आपको बता दिया, और ये तो अपना स्टेटमेंट में ही लिखा हुआ है। डन। अब देखो ये जो मैंने आपको बताया मैं इसको रीड कर देता हूँ। हियर जी इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, आपको पता है ना कांस्टेंट लेते हैं हम, जैसे हमने वहाँ पे के लिया था सेम, एंड इज कॉल्ड एज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। द अबव लॉ मीन्स दैट इफ मासेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, मतलब क्या, अगर मैं किसी एक ऑब्जेक्ट का मास को डबल कर दूंगा, द फोर्स बिटवीन दैम ऑफ टू ऑब्जेक्ट ऑल्सो डबल। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं मास को बढ़ाऊंगा, अभी मैंने क्या बताया था आपको, अगर इंडियन टीम का रन बढ़ेगा तो हमारा हैप्पीनेस बढ़ेगा, माना था आपने, तो सेम यही बता रहा है ना ये कि अगर मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड देन द फोर्स बिटवीन देम डबल। क्यों? क्योंकि ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। समझा? सेम जैसे हमारा इंडियन टीम का रन बढ़ रहा था तो हम हैप्पी ज़्यादा हो रहे थे, सेम क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। इतना मान रहे हो? डन, एकदम डन। बस इसीलिए मैंने आपको वो एग्जांपल दिया। इफ़ द डिस्टेंस इज डबल्ड द फोर्स डिक्रीजेज बाय अ फैक्टर ऑफ 4। कुछ नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अगर डिस्टेंस को मैं बढ़ाऊंगा, डिस्टेंस को अगर मैं डबल करूंगा तो जो उनके बीच का फोर्स है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मानते हो? और फैक्टर ऑफ 4 मतलब अरे 1/4 हो जाएगा। ठीक है, बस यही बोल रहा है। डबल करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो जब डबल था और ये d का स्क्वायर था तो ऑब्वियस सी बात है जब ये डबल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। डन। इतना समझा? अब इसका भी समझाने का आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, अगर पाकिस्तान का रन बढ़ा तो वही समझ लो ना, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर पाकिस्तान का रन बढ़ा, इंडियंस का हैप्पीनेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इंडियंस का हैप्पीनेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बस ये इतना ही समझना था। अब आगे देखो, इफ़ टू बॉडीज आर स्पेरिकल द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज ऑलवेज अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द बॉडीज। हाँ, क्या याद रखना है, इनके सेंटर से क्या होगा, वो अट्रैक्शन आएगा, यहाँ से नहीं, इनके सेंटर से क्या होगा, अट्रैक्शन आएगा अगर स्पेरिकल बॉडी होगा। डन। उसके बाद देखो, व्हेन द बॉडीज आर नॉट स्पेरिकल हैव इरेगुलर शेप देन डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर ऑफ द मासेस एंड इज टेकन टू बी द डिस्टेंस बिटवीन देम ऑफ टू सेंटर मासेस। अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसका हम सेंटर ले लेंगे, ऐसा कोई रहेगा तो इसका सेंटर लेके हम क्या करेंगे, उससे फोर्स निकालेंगे। समझा इतना? अब देखो, फ्रॉम इक्वेशन 2 इट कैन बी सीन दैट वैल्यू ऑफ जी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू यूनिट मासेस केप्ट एट यूनिट डिस्टेंस अवे फ्रॉम ईच अदर। Thus, in SI unit, the value of G is equal to the gravitational force between two masses of 1 kilogram kept 1 meter apart. Done. इतना समझा? तो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर मैं मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट को डबल कर दूँ, मतलब मैं इंडियन टीम का रन बढ़ाऊँ तो हमारा हैप्पीनेस बढ़ जाएगा। सेम अगर मैं मास को डबल कर दूँ तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वही अगर मैं पाकिस्तान का रन बढ़ा दूँ तो हमारा हैप्पीनेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सेम चीज़ अगर मैं डिस्टेंस को डबल कर दूंगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यही आप डिस्टेंस को पाकिस्तान का रन समझ लो, ऑब्जेक्ट के मास को आप इंडिया का रन समझ लो। ठीक है, इंडिया का रन बढ़ा, हमारा हैप्पीनेस बढ़ा, पाकिस्तान का रन बढ़ा, हमारा हैप्पीनेस डाउन हुआ। सेम अगर मास बढ़ा, फोर्स कम हुआ, डिस्टेंस बढ़ा, फोर्स बढ़ गया, खत्म, एकदम डन एंड डस्टेड। अब हम देखते हैं ये आपको पता है, अब ये जो टेबल है ना, देखो एकदम कोने में तो दे दिया लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। अगर इससे क्वेश्चन पूछने पे आएंगे ना लोग तो अच्छे खासे क्वेश्चंस बना सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे, शोज दैट SI यूनिट द यूनिट ऑफ G इज न्यूटन m स्क्वायर kg माइनस स्क्वायर। ठीक है, द वैल्यू ऑफ G वॉज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, सबसे पहले G की वैल्यू किसने फाइंड की थी, हेनरी कैवेंडिश ने फाइंड की थी। ठीक है, इन SI यूनिट्स इट्स वैल्यू इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg माइनस 2। ठीक है, अब आप बोले कि भाई ये सब कहाँ से आ गया। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है, सनब्राइट क्लासेस यहाँ पे आपको हर एक चीज़ समझा के जाएगा, हर एक चीज़ समझा के जाएगा। ठीक है, आ जाओ, बस मुझे इतना बता देना कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही है क्या, बस इतना मुझे बताओ कि F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन D का स्क्वायर। क्या क्या है देख लो, फोर्स है, ये क्या अपना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये पहले ऑब्जेक्ट का मास, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास, और ये क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस। इतना मानते हो? अब आओ, हमको ऐसा यूनिट निकालना है, किसका, G का। तो कैसे निकालेंगे, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, ये पता है। ठीक है, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, मास आप किसने मेजर करते हो भाई, मास किलोग्राम में मेजर करते हो, तो kg, 2 है तो kg, तो kg2 kg1।
डिस्टेंस किस में मेजर करते हो, मीटर में मेजर करते हो तो मीटर का स्क्वायर, इतना लिख सकते हो। जी को हमको पता करना तो जी को ऐसे का ही सेम एज इट इज लिख देंगे। इतना समझा? नहीं समझा कमेंट में लिखो, बताऊंगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। 10 बार पूछो, 10 बार कमेंट करो, 10 बार वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, लेकिन आपको पहली बार में समझ जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस है। अभी देखो, अभी हमने क्या सीखा था उस दिन, वही वो यहाँ से यहाँ लेके जाने वाला सिस्टम, अब हम वही करेंगे। देखो न्यूटन है, अब हम इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और इसको हम यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा अपॉन, देखो केजी तो मैं इसको केजी स्क्वायर लिख दूँ, चलेगा? इतना समझ रहा है आपको? ये समझा आपको? मैंने ये इसको यहाँ पे लेके आ गया और इसको मैं यहाँ पे लेके आ गया, तो देखो ये क्या हो गया, इसको मैंने लिख दिया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर, डन। अरे लेकिन अब कोई क्या बोलेगा, सर ये -2 कहाँ से आया वो तो बताओ, वो भी बताऊंगा, नो इश्यू। देखो जब वो तो ऐसे लिखा है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी का -2 या फिर केजी -2, उसने अपॉन में तो नहीं लिखा है, तो इसका मतलब क्या, जब आप कोई चीज़ को ऊपर लेके जाओगे, सपोज करो ये यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या ये प्लस में, अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इतना समझता है आपको? बस तभी, अगर इतना समझ रहा है ये यहाँ पे प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो बस खत्म हो गया ना। जैसे न्यूटन मीटर स्क्वायर, सपोज करो यही केजी स्क्वायर को मैं ऊपर लेके आ जाऊँ यहाँ पे, अब जब ये ऊपर आ जाएगा तो ये प्लस का साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ रहा है इतना? क्या आपको ये चीज़ समझ रही है? बस ना, यही चीज़ यहाँ पे अपने को बताया हुआ है। अब समझ गया? क्या क्या समझा? ग्रेविटेशन का वैल्यू क्या होता है ऐसा यूनिट में, 6.673 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर केजी -2। डन एंड डस्टेड? एकदम क्लियर है, नो डाउट, दैट्स इट। अभी देखो मैं आपको ना ये चीज़ भी बता देता हूँ, ये जो सोचते हैं ना -11 क्या लिखा है, -11 मतलब कुछ नहीं, जितने जीरोज हम हटाते हैं ना उतना ऊपर माइनस डाल के, जैसे अगर माइनस है इसका मतलब वो उतने पॉइंट में आंसर है, बस सिंपल सा। अगर इसको मैं तोड़ के लिखूँ तो कैसे लिखूँगा मैं आपको बताता हूँ। देखो 0 पॉइंट, पहले ये 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 6.673, बस यही है, इतना ही है, ठीक है बस। हाँ तो ये जो अपने को लगता है ना -11 मतलब क्या लिख रहा है, कुछ बड़ा नहीं लिखा, बस ये लिखा है। अब इतना बड़ा लिखने से अच्छा उसने क्या लिख दिया, सिर्फ -11 लिख दिया है। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? एकदम क्लियर है।